नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता है इजराइल, जंग के बीच ईरान की चुनौती, तुर्की का भी आया बयान। जी हां दोस्तों, इजराइल इन दिनों टू वार फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक और हमास है तो दूसरी ओर लेबनान के हिजबुल्लाह, लेकिन ईरान भी लगातार इजराइल की ओर आंखें तरे रहा है। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा है कि नेतन्याहू की सरकार असहाय फिलिस्तीनी लोगों, बच्चों और महिलाओं से बदला ले रही है, क्योंकि वह मुस्लिम लड़ाकों का मुकाबला करने में असमर्थ है और भविष्य में भी वह मुस्लिम लड़ाकों से टक्कर नहीं ले सकेंगी। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा कि गाजा के बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ सने हुए हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि एक मुक्ति समूह है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एर्दोगन ने कहा कि हमास देशभक्त संगठन है जो अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा करता है। देश की संसद में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते एर्दोगन ने कहा कि वे योद्धा मुजाहिद हैं, हम इजराइल के ऋणी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इजराइल नहीं आऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस के दो चुनावी वादे, महिलाओं को 10,000 हर साल मिलेंगे, 1.05 करोड़ फैमिली को 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में झुंझुनू के अरडावता में कांग्रेस की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने दो चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे, इसे 2 या 3 किश्तों में दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 500 रुपए में 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को सिलेंडर दिया जाएगा। अभी 500 रुपए में सिलेंडर 76 लाख परिवारों को ही मिल रहा है। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें इस सरकार ने अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच दिया। यदि सभी उद्योगपतियों को देते तो दिक्कत नहीं होती, इससे रोजगार बढ़ते, लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को दिए। खेती किसानी भी अपने मित्रों को सौंपने वाले थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोई समझौता नहीं, चीन के साथ मिलकर भूटान करने जा रहा है यह काम, तो मोदी सरकार ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, चीन के दबाव में आकर डोकलाम कॉरिडोर को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहे भूटान को भारत सरकार ने आगाह किया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में भूटान से कहा है कि डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ वह है। सीमा विवाद के किसी भी समाधान से भारत के हितों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को जल्द से जल्द हल करने के लिए चीन और भूटान बातचीत कर रहे हैं। इसको लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी से मुलाकात भी की। इस दौरान चीन ने भूटान के पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने और विवादों को हल करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को जल्द से जल्द हल निकालने पर सहमति बन गई है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में वांग के हवाले से कहा गया है कि राजनयिक संबंधों की बहाली दोनों देशों के दीर्घकालीन हितों में होगी। चीन भूटान की लगभग 764 वर्ग किमी जमीन पर अपना दावा करता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक बोले, मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया। इसमें उन्होंने किसान आंदोलन, पुलवामा हमले और अडानी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इस बातचीत को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या यह संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। राहुल गांधी के बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। राहुल गांधी ने पूछा कि जब आप जम्मू कश्मीर में थे तो काफी पेचीदा समय था, इस पर आपकी क्या राय है। सत्यपाल मलिक ने इस पर कहा कि आप जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती या सेना से ठीक नहीं कर सकते, यहां के लोगों को जीत कर आप कुछ भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा केंद्र सरकार ने शायद इस कारण दिया क्योंकि इनको लगता था कि पुलिस विद्रोह कर देगी, लेकिन पुलिस तो सरकार के प्रति वफादार रही है। इन्होंने ईद के महीने में छुट्टी भी नहीं ली, ऐसे में राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने चाहिए। वहीं दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद इस कारण हुए क्योंकि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। एयरक्राफ्ट मांगने की एप्लीकेशन 4 महीने गृह मंत्रालय में अटकी रही। गृह मंत्रालय ने यह खारिज कर दिया, इस कारण ये लोग सड़क से गए। उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से आई थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सूरत
ने दिया मुंबई को तगड़ा झटका, धड़ाधड़ होने लगे ऑफिस बंद, 3,400 करोड़ में हुआ यह खेल। जी हां दोस्तों, सरकार के बिना सहयोग सूरत के डायमंड कारोबारियों ने करीबन 3,400 करोड़ रुपए के खर्च से दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बिजनेस हब तैयार कर लिया है। सूरत डायमंड बूट्स के नाम से बने इस डायमंड हब को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का खिताब भी हासिल हो चुका है, जो खिताब अब तक पेंटागन बिल्डिंग के पास था। सूरत में बने सूरत डायमंड बूट्स की वजह से मुंबई और महाराष्ट्र सरकार को टैक्स के रूप में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मुंबई में से गुजराती डायमंड कारोबारियों ने अपना व्यापार समेटकर सूरत की ओर पलायन शुरू कर दिया है। वर्षों से सूरत शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है। सूरत सिटी की डायमंड फैक्ट्रियों में तराशे गए डायमंड देश और दुनिया के अलग अलग देश में निर्यात किए जाते हैं। लाखों लोगों को यह डायमंड बिजनेस रोजगार मुहैया कराता है। सूरत की डायमंड फैक्ट्रियों में तराशे गए डायमंड दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने के लिए मुंबई का सहारा लिया जाता रहा है। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से सूरत से डायमंड कारोबारियों को मुंबई में अपनी एक अलग ऑफिस लेना पड़ता था, जिसके जरिए सूरत में तराशे गए डायमंड मुंबई से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सूरत ही डायमंड का हब बनता जा रहा है और मुंबई से व्यापारियों ने अपने ऑफिस बंद करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र को टैक्स के रूप में बड़ा झटका लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूएनएससी में पाकिस्तान ने फिर किया कश्मीर का जिक्र। भारत बोला कोई तवज्जो नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, भारत ने कहा है कि वह इजराइल गाजा स्थिति पर सुरक्षा परिषद में संपन्न बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का जिक्र किए जाने को कोई महत्व नहीं देगा और न ही इसका कोई जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंदर ने मंगलवार को यह बयान दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीवर अकरम ने कश्मीर का जिक्र किया था। रविंदर ने कहा कि एक प्रतिनिधि ने आदतन उन केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया है जो हमारे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। मैं इन टिप्पणियों को उतनी ही तवज्जो दूंगा जितनी उन्हें दी जानी चाहिए और समय को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब नहीं दूंगा। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि सभी तरह के आतंकवादी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं, चाहे उन्हें लश्कर तैयबा ने मुंबई में लोगों को निशाना बनाकर अंजाम दिया हो या हमास ने किबुत्ज बेरी में लोगों को निशाना बनाया हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, न्यूज क्लिक केस, प्रबीर की कस्टडी 2 नवंबर तक बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, विदेशी फंडिंग के जरिए चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, विदेशी फंडिंग केस में न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की कस्टडी 9 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दोनों को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद दोनों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको कस्टोडियल डिमांड की मांग की थी। चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। दोनों 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहे। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर को इन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफिस विंग, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने न्यूज क्लिक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी में कांग्रेस ने और 4 प्रत्याशी बदले। सुमावली बड़नगर में विधायकों के विद्रोही तेवर। पिपरिया जावरा में स्थानीय मुद्दों से बैकफुट पर आई पार्टी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चौथी सूची जारी कर 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। 3 बार में 230 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन और बगावत को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया। कांग्रेस ने सुमावली यानी कि मुरैना में कुलदीप सिरवारकर की जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया नर्मदापुरम में गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर उज्जैन में राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरवाल और जावरा रतलाम में हिम्मत श्रीमाली की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी नरसिंहपुर जिले की टोडेगांव, शिवपुरी जिले के पिछोरा और दतिया सीट बदले थे। आज जिन 4 प्रत्याशियों को बदला गया है उनके नाम 6 दिन पहले जारी दूसरी सूची में थे। दोस्तों, कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 5 राज्यों के चुनाव के बाद फाइनल होगा सीट शेयरिंग फार्मूला। 2024 के चुनावों में 270 सीटों पर कांग्रेस इंडिया के साथी 270 पर लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुई लड़ाई से इंडिया अलायंस को लेकर दलों के बीच चल रही कई गलतफहमियां दूर हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के मामला सुलझाने के बाद 2 बातें साफ हो गई है। पहली ये कि विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा की जिद
विद आपकी हट और कांग्रेस के सख्त रुख से स्पष्ट हो गया है कि इंडिया का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता और भाजपा के खिलाफ है। लोकसभा में विपक्ष का एक कद्दावर उम्मीदवार उतारने की मोटी सहमति तक ही सीमित है। इसका विधानसभा या उसके निचले स्तर के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह हो गई है कि जिस राज्य में इंडिया अलायंस की जिस पार्टी का प्रभुत्व होगा, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टी होगी और बाकी दल रोड़ा नहीं बनेंगे। सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, जबकि 270 सीटें अन्य सहयोगी दलों को देने की तैयारी है।